नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक सच्ची घटना के साथ। कृपया आखिर तक बने रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। पिछले 2-3 दिनों से 20 साल की नैन्सी मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान थी। इसकी वजह यह थी कि उसका 21 साल का पति साहिल चोपड़ा उसे प्रताड़ित कर रहा था। इस दौरान उसने नैन्सी की कई बार पिटाई भी कर दी थी। नैन्सी ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि उसने घर वालों के विरोध के बावजूद साहिल से लव मैरिज की थी। साहिल और उसकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। पति के प्यार की जगह अपने माता पिता को नहीं बताई थी, लेकिन अपनी सहेली और सालरिया को 10 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बता दी थी। इस मैसेज में उसने पति द्वारा ज्यादा प्रताड़ित करने की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उसने सहेलियां को यह भी कहा दिया था कि यदि 2 दिन तक उसका फोन ना मिले तो समझ लेना साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। दिल्ली की ही रहने वाली प्राजनली और सालरिया नैन्सी की पक्की सहेलियां थीं। दोनों समझ नहीं पा रही थीं कि नैन्सी को बहुत प्यार करने वाला साहिल नैन्सी पर हाथ क्यों उठाने लगा। इसकी वजह क्या है, ये तो नैन्सी से मुलाकात के बाद ही पता चल सकती थी। बहरहाल वो रोजाना नैन्सी से बातें करने लगी, लेकिन 2 दिन बाद ही नैन्सी का फोन स्विच ऑफ हो गया। प्राजनली और सालरिया परेशान हो गई कि नैन्सी का फोन क्यों बंद है। नैन्सी पति साहिल चोपड़ा के साथ अष्टमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित वन ब्लॉक में रहती थी, इसलिए 13 नवंबर 2019 को दोनों नैन्सी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गए। ससुराल में जब नैन्सी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसके बारे में उसकी सास से पूछा। रोशन ने बताया कि नैन्सी और साहिल घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं। दूसरे कमरे में साहिल के दादा बैठे हुए थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दोनों फ्रांस घूमने गए हैं। दादा की बात सुनकर दोनों चौंक गई, क्योंकि नैन्सी के पास पासपोर्ट नहीं था। फिर वो विदेश कैसे जा सकती थी। प्राजनली और सालरिया ने जब नैन्सी के ससुर अश्विनी चोपड़ा से बात की तो उन्होंने दोनों के जयपुर जाने की बात बताई। घर के 3 लोगों द्वारा अलग अलग तरह की बातें दोनों सहेलियां को हजम नहीं हुई। इसके बाद वो अपने घर चली गई। उन्होंने इधर उधर फोन करके नैन्सी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। फिर नैन्सी की यह दोनों सहेलियां अपनी दुनिया में व्यस्त हो गईं। 5 नवंबर को प्राजनली और सालरिया ने फिर से नैन्सी का नंबर मिलाया तो वो बंद मिला। तब उन्होंने इस दिन यह जानकारी नैन्सी के पिता संजय शर्मा को दे दी। बेटी के लापता होने की जानकारी पाकर संजय शर्मा के होश उड़ गए। वो पश्चिम दिल्ली के ही हरिनगर में रहते थे। बेटी नैन्सी के बारे में पता करने के लिए वह इस दिन उसके ससुराल जनकपुरी पहुंच गए। वहां साहिल की मां ने उन्हें बताया कि साहिल और नैन्सी घर से 20 लाख से ज्यादा के जेवर लेकर कहीं भाग गए हैं। संजय शर्मा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काफी पूछताछ करने के बाद भी जब उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अगले दिन 23 नवंबर को वो थाना जनकपुरी पहुंचे। संजय शर्मा ने थाना प्रभारी जयप्रकाश से मुलाकात कर बेटी नैन्सी के शादी करने से लेकर उसके गायब होने तक की बात विस्तार से बताई। साथ ही उन्होंने नैन्सी के पति साहिल और उसके ससुर अश्विनी चोपड़ा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर दी। रिपोर्ट दर्ज करने के कई दिन बाद भी पुलिस ने उनका पता लगाने की कोशिश नहीं की। तब संजय शर्मा ने डीपी और एसीपी से संपर्क किया। जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थाना प्रभारी जयप्रकाश साहिल के घर पहुंचे तो वह घर पर नहीं मिला। उसके माता पिता यही कह रहे थे कि साहिल नैन्सी को लेकर कहानी घूमने गया है, लेकिन तब से दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। घर वालों को कुछ चेतावनी देकर थाना प्रभारी लौट आए। थाने लौटने के बाद उन्होंने नैन्सी और साहिल के फोन नंबरों की कोई डिटेल्स निकलवाई। साहिल चोपड़ा की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि 11 नवंबर की रात और 12 नवंबर को वो शुभम और बादल नाम के लड़कों के संपर्क में था। इन दोनों के साथ ही उसकी लोकेशन हरियाणा के पानीपत की थी। जांच में पता चला कि शुभम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का और बादल करनाल के घरौंडा गांव का रहने वाला है। ये तीनों पानीपत क्यों गए थे, ये जानकारी तीनों में से किसी से पूछताछ करने पर ही मिल सकती थी। साहिल तो घर से लापता था, इसलिए पुलिस टीम सबसे पहले करनाल के गांव घरौंडा स्थित बादल के घर पहुंची। वो घर पर मिल गया। वहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसकी निशानदही पर पुलिस ने शुभम को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। नैन्सी अब इस दुनिया में नहीं है। साहिल ने उसकी हत्या कर पानीपत में फेंक दिया था। थाना प्रभारी ने यह जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी, क्योंकि नैन्सी के पिता संजय शर्मा ने साहिल और उसके घर वालों के खिलाफ अपहरण और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसलिए पुलिस ने
साहिल के घर वालों को थाने बुला लिया। किसी तरह साहिल चोपड़ा को जब यह खबर मिली कि उसके घर वालों को पुलिस ने थाने में बैठा रखा है, तो वो खुद भी थाने पहुंच गया। साहिल को यह पता नहीं था कि पुलिस उसकी साजिश का न सिर्फ पर्दाफाश कर चुकी है, बल्कि शुभम और बादल पकड़े भी जा चुके हैं। पुलिस ने सही से नैन्सी के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 11 नवंबर 2019 को नैन्सी को पश्चिम बिहार फ्लावर के पास छोड़ दिया था। थाना प्रभारी जयप्रकाश समझ गए कि साहिल बेहद चालाक है, आसानी से अपना जुर्म नहीं कबूलेगा। लिहाजा उन्होंने हिरासत में लिए गए शुभम और बादल को साहिल के सामने बुला दिया। उन दोनों को देखते रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि वह अपनी पत्नी नैन्सी की हत्या कर चुका है। अपने कर्मचारी शुभम और उसके दोस्त बादल के साथ नैन्सी की हत्या करने के बाद उन लोगों ने उसके शव को पानीपत में ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद एडिशनल डीपी समीर शर्मा की मौजूदगी में साहिल चोपड़ा, शुभम और बादल से पूछताछ की गई तो नैन्सी की हत्या की जो कहानी सामने आई वो रूह कांपा देने वाली निकली। पश्चिम दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले संजय शर्मा इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाइंडिंग का काम करते थे। उनकी बड़ी बेटी नैन्सी शर्मा करीब 3 साल पहले विकासपुरी में एक कंप्यूटर सेंटर में जाती थी। वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात साहिल चोपड़ा से हुई। साहिल चोपड़ा का पास में ही पुरानी कार की सेल परचेज का ऑफिस था। साहिल से पहले यह व्यवसाय उसके पिता अश्विनी चोपड़ा संभालते थे। साहिल चोपड़ा का कार सेल परचेज का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, इसलिए वह खूब बन ठन कर रहता था। नैन्सी और साहिल की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों ही जवानी के द्वार पर खड़े थे, इसलिए आकर्षण में आकर वह एक दूसरे को चाहने लगे। इसके बाद नैन्सी साहिल के साथ कार में बैठकर सैर सपाटे करने लगी। उनका प्यार परवान चढ़ना लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन भर साथ रहने का वादा भी कर लिया था। इसके बाद नैन्सी साहिल के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। करीब 3 साल तक सुभाष नगर में लिव इन रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने 27 मार्च 2019 को गुरुद्वारा में शादी कर ली। नैन्सी ने शादी अपने घर वालों की मर्जी के बिना की थी, इसलिए वह उससे खुश नहीं थे। घर वालों को शादी की सूचना भी उस समय मिली जब नैन्सी ने अपने ससुराल पहुंचकर व्हाट्सएप पर शादी के फोटो भेजे। दरअसल नैन्सी तब छोटी ही थी जब उसकी मां उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। वो अपने साथ छोटे बेटे को ले गई थी। नैन्सी की परवरिश उसकी दादी और चाचा ने ही की थी। संजय शर्मा बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान आते जाते रहते थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उसने साहिल चोपड़ा से शादी अपनी मर्जी से की थी, इसलिए वो कर भी क्या सकते थे। जवान बेटी के इस तरह चले जान पर उन्हें बदनामी के साथ दुख भी हुआ। नैन्सी जनकपुरी स्थित बी ब्लॉक में अपने ससुराल में पति के साथ खुश थी। साहिल उसका हर तरह से ख्याल रखता था। बहरहाल उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। नैन्सी और साहिल के बीच कुछ महीने बाद ही मतभेद शुरू हो गए। इसकी वजह यह थी कि नैन्सी अक्सर फोन पर व्यस्त रहती थी। देर रात तक वह किसी से फोन पर बातें करती थी। साहिल का कहना था कि दिन में वो किसी से भी बात करे, उसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऑफिस से लौटने के बाद उसके पास भी बैठ जाया करे। साहिल जब नैन्सी से पूछता था कि वो किस बात कर रही है, तो वो कह देती थी कि दोस्तों से बात कर रही है। साहिल को नैन्सी पर शक होने लगा था, क्योंकि शादी से पहले नैन्सी ने उसे बताया था कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। जब शादी से पहले उसका कोई दोस्त नहीं था, तो शादी होते ही अब कौन ऐसे नए दोस्त बन गए जो घंटों तक उससे बातें करने लगे। यही बात साहिल के दिल में बहम पैदा कर रही थी। नैन्सी की रहन और व्यवहार से साहिल को शक था कि उसकी पत्नी का जरूर किसी से कोई चक्कर चल रहा है, जिसे वो उससे छुपा रही है। पति पत्नी दोनों के मन में संदेह पैदा हो जाए तो वो कम होने के बजाय बढ़ता जाता है और फिर कभी भी विस्फोट के रूप में सामने आ जाता है। नैन्सी को साहिल दिलों जान से प्यार करता था, वही उसके साथ कल करने लगी थी। कभी कभी तो दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता था कि साहिल उसकी पिटाई भी कर देता था। साहिल का उग्र रूप देखकर नैन्सी को महसूस होने लगा था कि साहिल को अपना जीवन साथी चुनना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी पसंद से ही शादी की थी। इसलिए इसकी शिकायत वह अपने पिता से भी नहीं कर सकती थी। अपनी सहेलियां से बात करके वह अपना दर्द बयां किया करती थी। साहिल पत्नी की रोज रोज इस बारे में साहिल ने अपने ऑफिस में काम करने वाले शुभम से बात की। शुभम साहिल का साथ देने को तैयार हो गया। साहिल को शुभम ने बताया कि उसका एक ममेरा भाई है जिसका नाम बादल है। वो करनाल के पास स्थित घरौंडा गांव में रहता है। उसे भी साथ ले लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। साहिल ने शुभम से कह दिया कि इस बारे में वो बादल से बात कर ले। शुभम ने बादल से बात की तो उसने हामी भर दी।
योजना को कैसे अंजाम देना है, इस बारे में साहिल ने बादल और शुभम के साथ प्लानिंग की। बादल ने सलाह दी कि नैन्सी को किसी बहाने पानीपत ले जाया जाए और किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया जाए। योजना को कहां अंजाम देना है, इसकी रिकी के लिए तीनों लोग 10 नवंबर 2019 को पानीपत गए। काफी देर घूमने के बाद उन्हें रिफाइनरी के पास की सुनसान जगह ठीक लगी। रिकी करने के बाद तीनों दिल्ली लौट आए। इसी बीच नैन्सी और साहिल के बीच की कलह चरम सीमा पर पहुंच गई। तभी नैन्सी ने अपनी सहेलियां प्राजनली और सालरिया को फोन करके बता दिया था कि आज कल साहिल उसके साथ मारपीट करने लगा है। उसने उसके घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नैन्सी को शायद पति का व्यवहार देखकर अपनी मौत की आहट पहले ही मिल गई थी। तभी उसने अपनी सहेलियां से पहले ही कह दिया था कि अगर 2 दिनों तक उसका फोन ना मिले तो समझ लेना कि साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। क्योंकि साहिल को अपनी योजना को अंजाम देना था, इसलिए उसने 11 नवंबर को सुबह से ही नैन्सी के साथ प्यार भरा व्यवहार शुरू कर दिया। पति का बदला रूप देखकर नैन्सी भी खुश हो गई। दोनों ने एक साथ लंच किया। लंच करने के दौरान साहिल ने नैन्सी से कहा, नैन्सी, आज मुझे पानीपत में किसी से उधार की रकम लानी है। रकम ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी पिस्टल लेकर मेरे साथ चलो। नैन्सी के पास एक पिस्टल थी जो उसे उसके किसी दोस्त ने 2 साल पहले ही गिफ्ट में दी थी। नैन्सी ने उसे पिस्टल के साथ कई फोटो भी खिंचवा रखे थे। पति के खाने पर नैन्सी उसके साथ पानीपत जाने को तैयार हो गई। शाम करीब 6:30 बजे साहिल पत्नी को लेकर घर से अपनी कार में निकाला। शुभम और बादल को भी उसने घर पर बुला रखा था। शुभम कार चला रहा था और बादल शुभम के साथ वाली सीट पर बैठा था, जबकि साहिल और नैन्सी कार की पिछली सीट पर थे। कर में ही साहिल ने पत्नी से पिस्टल लेकर उसमें 2 गोलियां डाल दी थीं। नैन्सी को यह पता नहीं था कि उसका पति उसके सामने ही मौत का सामान तैयार कर रहा है। उन्हें पानीपत पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शुभम कार को रिफाइनरी के पास बदलना गांव की एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर साहिल ने बाथरूम जाने के बहाने कार रुकवा ली। इससे पहले कि नैन्सी कुछ समझ पाती, आगे की सीट पर बैठे शुभम और बादल ने उसे दबोच लिया। तभी साहिल के हाथ से पिस्टल छूकर नीचे गिर गई। थी कि पति उसे यहां करने के लिए लाया है, वह साहिल के सामने अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन पत्नी के गिड़गिड़ाने का उसे पर कोई असर नहीं हुआ। साहिल ने फुर्ती से कार में गिरी पिस्टल और गोली उठाई। गोली उसने दोबारा लोड की और नैन्सी के सर से सटाकर गोली चला दी। इस बार गोली उसके सर के आर पार हो गई। तभी उसने दूसरी गोली भी मार दी। वो सीट पर ही लुढ़क गई। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। फिर तीनों ने उसके शव को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। साहिल ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। सब ठिकाने लगाकर तीनों दिल्ली लौट आए। साहिल अपने घर जान के बजाय दोनों साथियों के साथ जनकपुरी ब्लॉक सी और दवादी के बीच स्थित एक होटल में रुक अपनी कार उसने पास में ही सीतापुरी इलाके की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। यह इलाका चानन देवी अस्पताल के नजदीक था। नैन्सी का मोबाइल साहिल ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया था। अगले दिन शुभम और बादल अपने अपने घर चले गए। साहिल भी इधर उधर छटपटा रहा था। उसके बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस उन्हें लेकर पानीपत में इस जगह पहुंची जहां उन्होंने नैन्सी के शव को ठिकाने लगाया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ददलाना गांव की झाड़ियों में नैन्सी का सड़ा गला शव बरामद कर लिया। जरूरी कार्रवाई कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नैन्सी के शव को पानीपत के सरकारी अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उनका 2 दिन का रिमांड लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चानन देवी अस्पताल के नजदीक पार्किंग में खड़ी साहिल की कार बरामद की। कार की मठ के नीचे छिपाई गई वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली, जिससे नैन्सी की हत्या की गई थी। लेकिन पुलिस नैन्सी का मोबाइल बरामद नहीं कर सकी थी। आरोपी साहिल चोपड़ा, शुभम और बादल से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और सच्ची कहानी के साथ, जिसे मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।